एवरीवन, दिस इज मी निधि गुप्ता, योर इंग्लिश कोच। कैसे हैं सब लोग? तो आज का जो सेशन है ये एक ऑन डिमांडिंग सेशन है बच्चों। आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट सेशन है। आप लोग को पीछे कुछ दिखाई दे रहा है? यस, ये है आपके एग्जाम की आंसर शीट। तो मैं क्या करने वाली हूँ आज? आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि इस आंसर शीट को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे नीट एंड क्लीन इसको लिखना है इसके ऊपर, जिससे कि जो टीचर्स हैं वो इतनी ज्यादा इंप्रेस हो जाए आपसे कि हर क्वेश्चन के हर आंसर में आपको फुल मार्क्स मिले। पॉसिबल है ये? ऑफ कोर्स है। आपने भी देखा होगा ना कि बहुत सारे बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं, लेकिन मैम हमने भी वैसी वैसी आंसर्स लिखे बट हमें नहीं मिले। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा गलत था। तो वो मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। देखो, मैं बोर्ड की कॉपीज बहुत बार चेक कर चुकी हूँ, मुझे बहुत सारे इयर्स का एक्सपीरियंस अभी हो चुका है, इसीलिए मैं दो चीजें आपको बता सकती हूँ कि बच्चे कहाँ गलतियां करते हैं और हमें वो गलतियां नहीं करनी है, और टीचर क्या एक्सपेक्ट करती है किसी बच्चे की आंसर शीट से। राइट? हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं। देखो, आपके लिए आपकी आंसर शीट एक है, लेकिन जो टीचर करेक्शन कर रही है ना, उसके लिए आप देखो मल्टीपल कॉपीज हैं। तो चाहे ना चाहे एक कंपैरिजन हो ही जाता है माइंड में कि उसने कितना क्लीन लिखा है, उसने कितनी अच्छे से प्रेजेंट किए हैं आंसर्स, इसका बच्चे की राइटिंग कितना खराब है, इसके वर्ड्स कितने अच्छे हैं। तो ना चाहते हुए भी अनइंटेंशनली ये चीज होती ही है। तो हमें क्या करना है? हमें अपना बेस्ट देना ही देना है। दैट इज व्हाट वी कैन डू। यही कर सकते हैं ना? तो वही आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो बहुत छोटा होगा और इसी छोटे से वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बता दूंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है? देखो, यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिखने लग जाएंगे ग्रीन वाले बेल्ट पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसी नोटबुक में अपने पास में रख के लिख के रख लेना, सो दैट एग्जाम टाइम पे आपको हेल्प हो जाए और आप इन चीजों को अपने इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखें। करें वीडियो शुरू? चलो। मैं आप लोगों को कुछ 4 to 5 पॉइंट्स ऐसे बताने वाली हूँ जो आपको अपने आंसर शीट में ध्यान रखने हैं। और क्या मैम ये सिर्फ इंग्लिश के लिए है? नहीं भाई, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हैं। ये ऐसे जनरल टिप्स है जो आप हर सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है? चलो, तो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे ही मैं किसी बच्चे की आंसर शीट देखती हूँ तो सबसे पहले मैं क्या देखती हूँ? मैं देखती हूँ उस बच्चे ने मार्जिन कितना छोड़ा है अपनी आंसर शीट में। आप ये देख रहे हो? ये बच्चे ने, मान लो ये मैं इसीलिए यहाँ पे आंसर शीट लेके आई हूँ ताकि आप लोग ना थोड़ा रिलेट कर पाओ, समझ पाओ कि टीचर के हाथ में जब आंसर शीट होती है तो वो कैसे देखती है। अब आप ये देखो, आपने यहाँ पे कितना कितना मार्जिन ऑलरेडी छोड़ दिया। देख रहे हो? मार्जिन छोड़ने का तरीका देख रहे हो? आपको क्या लगता है टीचर बेवकूफ होती है? वो बेवकूफ नहीं होती है, उसको पता चल जाता है वही की वही, वही की वही कि ये बच्चा सीरियस बिल्कुल नहीं है। आपने टीचर को हिंट दे दी कि मैडम मैं सिर्फ और सिर्फ इसीलिए इतनी मार्जिन छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा याद नहीं है, मुझे ज्यादा समझ नहीं है इस क्वेश्चन की और इस सब्जेक्ट की, इसीलिए मैं डर रहा हूँ। और मैंने क्या किया? बहुत सारा सारा मार्जिन छोड़ दिया। बच्चों की यही मेंटालिटी होती है ना कि आंसर बड़े बड़े लगने लगेंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। दिस इज सो स्टूपिड ऑफ यू इफ यू आर थिंकिंग सो। आपको करना क्या है? आपको मतलब मैक्स अगर आपको मार्जिन छोड़ना है ना तो आप बस 1 इंच छोड़ो। कितना? 1 इंच से ज्यादा मार्जिन आप नहीं छोड़ सकते। इट्स नॉट करेक्ट। आप बहुत ज्यादा, मैं मैथ की बात नहीं कर रही हूँ, मैथ में आप चाहो तो थोड़ा लिख दो ऊपर कि भाई मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे सोल्यूशन देखने वाली हूँ मैम, या प्रैक्टिस करने वाली हूँ मैम। तो प्लीज मेरा ये वाला एरिया मैथ का है, इसमें आप मार्जिन थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ सकते हो। करते हैं ना प्रैक्टिस या कुछ भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश का, एसएसटी का, साइंस का पेपर है आपका, आप इतना इतना मार्जिन मत छोड़िए, मैक्सिमम 1 इंच। और देखो, मार्जिन छोड़ने का सिंपल सा फंडा समझ लो। हम मार्जिन क्यों छोड़ते हैं? ताकि हमारी आंसर शीट अलाइंड लगे। अलाइंड से क्या मतलब है? यहाँ से अलाइन शुरू हो, यहाँ आके खत्म हो, तो वो साफ सी दिखने लगती है ना? जैसे आपने कंप्यूटर पे देखा होगा, अलाइन कर दिया जाता है ऑटोमेटिकली। ये मेन पर्पस है इसका। इसका पर्पस ये नहीं है कि आप अपने आंसर्स को छोटा लिख दो। जो भी बच्चे मार्जिन करते हैं, ध्यान रखिए, पहली बात तो स्केल से कीजिए। टेढ़ी मेढ़ी लाइन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, हमेशा आप क्या करेंगे? एक मार्जिन सेट कर लीजिए। एक आधे इंच से 1 इंच के बीच में आपने एक मार्जिन सेट कर लेना है और सिर्फ इतना ही मार्जिन देना है। अननेसेसरीली कॉपी को वेस्ट नहीं करना है। ये टीचर पे बहुत गलत इंप्रेशन डालता है और वो ढंग से आपकी आंसर शीट को फिर चेक नहीं करेगी। आपके आंसर्स को उसको लगेगा ये बच्चा पढ़ने में सीरियस तो है नहीं, ये वैसे ही डरा बैठा है, तो ये क्या ही लिखेगा, तो वो आपको नंबर नहीं देती है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे सब लोग।
मार्जिन को ढंग से बनाना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ बच्चों, देखो ये है करेक्ट मार्जिन का तरीका। आप देख रहे हो यहाँ पे कम कम मार्जिन मैंने दिया हुआ है, इसीलिए दिया हुआ है ताकि आप लोग इस पे थोड़ा सा फोकस करें। पॉइंट नंबर 2 जो कि आप लोगों को ढंग से समझ लेना है, दैट इज अबाउट द सेक्शन दैट यू राइट इन योर आंसर शीट। देखो हर पेपर में चाहे वो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, हमेशा आपने देखा होगा वहां सेक्शन डिवाइड होते हैं। जैसे सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया। तो आप अपना पेपर कैसे शुरू करते हैं? मैंने बहुत बच्चों की आंसर शीट देखी है, वो सीधे क्या करते हैं ना, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1 और अपने आंसर लिखने शुरू कर देंगे। दिस इज नॉट राइट। आपको पहले अपना सेक्शन लिखना होता है। हर पेपर में, हर सब्जेक्ट में सेक्शन होते हैं। तो आप जैसे सपोज करो इंग्लिश का लेते हैं, आप सेक्शन ए पहले करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, पहले यहाँ लिख दीजिए सेक्शन ए। ठीक है, मेरा सेक्शन ए किसका है, रीडिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई इतना ज्यादा मैडम लिखने में मुझे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ये छोड़ दो, खाली सेक्शन ए लिखो, बट लिखो जरूर। अंडरलाइन करने के लिए स्केल यूज करोगे, है ना, तो कर लो, उससे आप कर लो। और आपको लगता है स्केल में मैडम बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं तो ऐसे ही करके आती थी अपने एग्जाम में, फटाफट से ऐसे किया और मेरा काम खत्म, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, राइट। तो मैं सीधे सीधे बिना स्केल यूज किए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पूरे पेपर में स्केल यूज नहीं करती थी, बस मार्जिन करने के लिए करती थी। उसके अलावा मैं हमेशा 2 तरीके की लाइन फॉलो करती हूँ, एक ये और एक और अभी बता दूंगी आपको। ठीक है, तो ये ऐसे आपको सेक्शन में लिखना है। और फिर आप यहाँ लिखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस तरीके से। अब इसमें बच्चों का एक क्वेश्चन रहता है कि मैम जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हम क्या दूसरे पेज से शुरू करें या उसी से कर ले, है ना, बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है। तो इसमें देखो आप सिंपल सा फंडा है बेटा, नेक्स्ट पेज से करोगे बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है ऐसा, भाई आपने मान लो आपका सेक्शन यहाँ फिनिश हो गया, पहली बात तो देखो सीख लो, फिनिश होता है तो क्या करते हैं, मैंने फिर बोला स्केल यूज करना है तो कर लो एंड करने के लिए, नहीं है तो देखो मैं ऐसे करती थी। मेरे को तो ये वाली लाइन इतनी ज्यादा पसंद थी क्योंकि इसमें ना टाइम कम वेस्ट होता है। फटाफट से ऐसे किया, सेक्शन ए फिनिश, बस यहाँ से अपना सेक्शन बी शुरू कर दो। ये देखो मैंने यहाँ पे सेक्शन, ठीक है, बी, और मेरा सेक्शन भी किसका राइटिंग है, जो भी है वो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है अगर आपका आधा पेज बचा हुआ है तो आप अननेसेसरीली उसको दूसरे पेज पे लेके जाओ, नहीं नहीं, उसी पेज पे रखो और वहां से सेक्शन बी शुरू कर दो। देखो इससे पता क्या होता है, टीचर को एक कंफर्टेबल फील कराना बहुत जरूरी है जब आप अपनी आंसर शीट को प्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जब वो आपकी आंसर शीट को चेक कर रही है ना, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उसको दिखाई दे गया कि यहाँ से आपका सेक्शन भी है। आप कंफ्यूज मत करो टीचर को, अदरवाइज आप ही के लिए बर्डन हो जाएगा बेटा, आप ही के मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहेंगे। अगर उसको दिख गया कि इसने बच्चे ने सेक्शन ए साफ साफ लिख दिया, ये उसने डिवाइड कर दिया और यहाँ से इसका सेक्शन भी शुरू है, तो वो क्लियर कट खुश हो जाएगी और आपके आंसर्स को ढंग से चेक करेगी, बोले कि रिस्पॉन्सिबल बच्चा लग रहा है ये। और वैसे ही अननेसेसरीली आपने कहीं से भी कुछ भी बिना आंसर्स लेके कुछ भी लिख दिया, तो फिर आप देख लो, आप समझ जाओ आपका क्या होगा। टीचर बोलेगी कितना इररिस्पॉन्सिबल है, ये क्या ही आंसर लिख के आएगा। तो टीचर की साइकोलॉजी को समझो, उसके करेक्शन के मेथड को समझो और वैसे ही वहां अप्लाई करो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सेक्शन ए मान लो आपने ऐसा लिखा, तो उसी पेज पे अगर आपको लगता है, और उसके नेक्स्ट पेज पे आधे पेज के बाद आपको लगता है भाई मेरा सेक्शन एक खत्म, आप फिर से ऐसे डिवाइड करो, इसको डिवीजन रखो और सेक्शन भी अपना शुरू कर दो। लेकिन हर बार सेक्शन को डिवाइड जरूर करना, क्लियर कट लिखना जरूर कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया है मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हमेशा अपने आंसर्स के बीच में गैप रखो। और वो गैप ऐसा नहीं कि एक लाइन का, नहीं, एक लाइन के गैप से कुछ नहीं होता, आप 2 लाइनें छोड़िए और हो सके तो आप यहाँ भी डिवीजन कर दीजिए। मैं तो बहुत किया करती थी बेटा, मेरे को पता नहीं ये था थोड़ा सा कि टीचर को क्लीन कॉपी मेरी लगनी चाहिए और मेरा हर आंसर सेपरेट दिखना चाहिए टीचर को, कि भाई जब वो यहाँ नंबर दे ना तो यहाँ के 3 नंबर वो ऐसे रखे और जो दूसरा आंसर है उसके आंसर के नंबर 3 यहाँ हो। क्योंकि आपको पता है जब टोटल कर रही होती है ना टीचर, तो पता है आपको क्या होता है, टोटलिंग करते टाइम अगर उसने इसके नंबर भी यहाँ रख दिए और यहीं से आपका नेक्स्ट आंसर है उसके भी यहाँ रख दिए, वो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि ये ऐसा होगा ही होगा, पर 0.1 चांसेस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गड़बड़ हो जाए। फिर आप क्या करोगे, भैया मेरी रीचेक कराओ मैम, मेरे नंबर इतने आ ही नहीं सकते, मेरे कम आ गए, मेरे ज्यादा आ गए। तो ये सब पचड़ों में पड़ना ही क्यों, आप अपने आप को क्लीन रखिए, राइट, अपनी तरफ से आप अपना बेस्ट दे दीजिए, बाकी ऑफ कोर्स सब अच्छा ही होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ध्यान रखने के लिए कि मान लो आपका ये था आंसर 1, ठीक है,
ये था आपका आंसर 1। यहां से लाइन छोड़ के अब यहां से आप लिखो अपना आंसर 2। बहुत बहुत जरूरी है आपके लिए पॉइंट होता है। सो लीव स्पेस इन बिटवीन योर आंसर्स। और देखो आंसर प्रेजेंट करने का एक और तरीका बताती हूँ मैं आपको। तो मान लो ये आपका पहला आंसर था, ठीक है, ये आपका दूसरा आंसर था। अब अंडरलाइन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना, मैं आपको क्या बताती हूँ, कीवर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आंसर को लिखने के लिए। तो उन कीवर्ड्स को या कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगता है कि चैप्टर के आंसर के अंदर आपने लिखा है, उसको अंडरलाइन जरूर करो। जैसे यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ लेंचो के बारे में कुछ भी, और मैं कहती हूँ कि भी लेंचो के अंदर क्वेश्चन अनक्वेश्चनेबल फेथ था गॉड का, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी ऐसे, ताकि जब टीचर आंसर शीट को मेरी देखेगी तो वो देखेगी कि हाँ इस बच्चे को पता है कि अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड दिखाया था लेंचो ने इस चैप्टर के अंदर। गुड, वेरी गुड, वो खुश हो जाएगी आपके आंसर से। अगर आपको और भी कुछ ऐसा लगता है कि उसने और क्या किया है ना, लेंचो was a man who never suspected the presence of God. He was always sure that God would definitely help him in his hard time. तो आपको अगर ऐसा लगता है इसमें और भी कोई कीवर्ड है जो मैंने यूज किया, तो आप उसको भी अंडरलाइन करिए। एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ती है टीचर पे। वो समझती है कि बच्चा इतना रिस्पॉन्सिबल है, वो चाहता है कि मैं इस आंसर के अंदर इन पॉइंट्स को पढूं। वाओ, इंटेलिजेंट चाइल्ड, नंबर 2 इसको। तो आपने कहना है हाँ टीचर मेरा आंसर देखो, नंबर 2 आगे चलो, राइट। तो आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अब देखो इसमें जैसे आपको अगर बताना है क्या है ये, द स्टोरी इज सेंसिटिव एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम, वी नो दैट वल्ली इज जस्ट 8 इयर्स ओल्ड। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है कि वल्ली 8 इयर्स की है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर दूंगी कि नहीं। तो अंडरलाइन करने का भी वही है भैया, स्केल यूज करना है स्केल यूज करो, नहीं करना है तो मैं तो ये भी करती थी कभी कभी, इस तरीके से भी अंडरलाइन अप कर सकते हैं। आपका आंसर साफ साफ टीचर को देखना चाहिए। तो ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखें कि गैप छोड़ें अपने आंसर्स में, डिवीजन कर सकते हैं अगर तो करिए, स्केल मत यूज कीजिए, ये वाला करिए, मैं तो बहुत करती थी ये वाला। और उसके बाद में अपना दूसरा आंसर लिखना शुरू कर दीजिए। नीट एंड क्लीन आपको लिखनी है अपनी आंसर शीट, इस चीज का सब लोग ध्यान रखेंगे। नाउ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल्दो हर टीचर ये चीज आपको बताती होगी आई एम श्योर, लेकिन आप तो आप है, आप तो गलतियां करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चंस कभी भी अपनी आंसर शीट में नहीं लिखना है। शैल आई रिपीट, अपनी आंसर शीट में कोई भी क्वेश्चन मत लिखिए, चाहे वो लेटर राइटिंग हो, चाहे वो हिस्ट्री सिविक्स मैथ ज्योग्राफी, किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने। अननेसेसरीली इस क्वेश्चन को लिखने में आपने पता है क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया। क्योंकि ये क्वेश्चन तो टीचर के पास है ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में, वो चाहती नहीं है कि आप इसको लिखो। अब आपको लग रहा है कि भैया मेरी आंसर शीट फिल हो जाएगी, अच्छा है लिख दो, तो भैया करो अब अपने मन का। लेकिन इतने आप ये देखो ना, एक क्वेश्चन पेपर में मान लो 15 क्वेश्चन थे, उन 15 क्वेश्चन को मतलब कि उन 15 से 30 लाइन्स, दो लाइन के तो होता ही है क्वेश्चन, उन 30 लाइन्स को आप एक क्वेश्चन लिखने में यूटिलाइज कर सकते थे। 10 मिनट आपने गवा दिए अपने, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चंस कभी नहीं लिखेगा कोई भी। क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिए, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखिए, अपने हिसाब से नहीं, क्वेश्चन पेपर के हिसाब से। क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन नंबर है, मान लीजिए आपने क्वेश्चन नंबर 1 अब 12 क्वेश्चंस दिए थे और उसमें से आपको 10 करने हैं, तो 2 आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है, आप नहीं करना चाहते। ये आपका था क्वेश्चन आंसर नंबर 1, आपने कर दिया। अब आपको सेकेंड नहीं करना लेकिन थर्ड करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ आंसर नंबर 3 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन का नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया, हमें क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्वेश्चन का नंबर लिखना है। अब वो चाहे क्वेश्चन पे लिख दो चाहे आंसर पे लिख दो, बात एक ही है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कि आपको आंसर का नंबर जरूर लिखना है बच्चों। नहीं लिखा तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आंसर नंबर मिस नहीं करना, पर ये प्लीज मत करना, कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिख के आएगा, चाहे वो ग्रामर के हो, चाहे लिटरेचर हो, राइटिंग हो, रीडिंग हो, जो भी हो, क्वेश्चंस नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। चलो, काफी बच्चे समझदार है, नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ का कुछ नहीं कह सकते। अब देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ आपको। जब भी आप अपने ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस करें, जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना जिसमें ABCD आंसर लिखना होता है, हमें कभी भी आंसर ABCD में नहीं देना होता बेटा। जैसे मान लो आपने यहाँ ग्रामर सेक्शन शुरू किया, ठीक है, उसका आंसर 1 है A, ठीक है, आंसर 2 है B, आंसर 3 है D। इस तरीके से आंसर लिख के आते हो क्या आप लोग?
आपके आंसर्स को रॉन्ग नहीं किया जाएगा, ऑल्दो इट्स करेक्ट। अगर टीचर देख लेगी क्वेश्चन पेपर में आपने पहले का सी करा है, दूसरे का बी करा है, वो गलत नहीं है, वो सही है। द टीचर हैज नो राइट टू इनकरेक्ट द आंसर कि भाई बच्चे ने ऐसे लिखा है तो मैं गलत कर दूं, नहीं, शी विल हैव टू गिव यू मार्क्स। लेकिन कहीं भी आपने, अब देखो ये मेरा ए था, ये मेरा डी था, आप मुझे बताओ, मतलब मैं तो अपना राइटिंग बता रही हूँ, मुझे नहीं पता आपका कैसा है, आप पहचान पा रहे हो ये ए है और ये डी है, क्या आपको ये भी ए लग रहा है? पॉइंट को समझे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो आपके ए को डी बनाने में या डी का बी, एकदम टीचर का मतलब पढ़ चेक करते करते कितना स्ट्रेस हो जाता है, शायद आपको अंदाजा भी नहीं है इसका। 100 कॉपीज चेक कर रहे हैं और इतना सर में दर्द हो गया, तो डी का बी, बी का डी अगर इन केस दिखा, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा होता है, बट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप अपने आंसर्स को कभी भी ए बी सी डी में ना लिख के आए। मान लो ए का आंसर गॉड है, तो कितना टाइम लगेगा यार, तुमको तो फुल फुल क्वेश्चंस लिखे जा रहे हो, एक वर्ड लिख दो ए गॉड, आप ये भी लिख दो, ऑप्शन नंबर भी लिख दो जो करेक्ट है एबीसीडी में से, और उसका आंसर भी लिख दो। तो लेंचो को किसने हेल्प की? मान लो आपका बी का आंसर है पोस्ट मास्टर या पोस्टमैन, है ना, तो कितना टाइम लगेगा आपको ऐसे लिखने में? बी का आंसर ये है। लड़की का नाम क्या था? उसका नाम वल्ली था। कितना टाइम लगेगा आपको लिखने में, ताकि टीचर वर्ड देख के आपको आंसर्स दे दे। और दूसरी चीज और होती है, पता है क्या, जब आप एबीसीडी लिखते हैं ना, तो टीचर को बार बार क्वेश्चन पेपर देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में ए का आंसर क्या है, सी पॉइंट कौन सा था, अच्छा सी पे वल्ली, हाँ फिर इसका सही होगा। वो कोई एबीसीडी रट के थोड़ी बैठी है, पर उसको आंसर्स पता चल जाते हैं कॉपी चेक करते करते कि इसका आंसर वल्ली है, वल्ली है, हाँ लिखा है, करेक्ट है। तो उसको जितना फीजिबल रखोगे अपने आंसर चेकिंग के प्रोसेस को, आपके लिए उतना ही फायदा है बेटा। तो जब हम इतनी मेहनत पढ़ने में करते हैं, जब हम इतनी मेहनत क्वेश्चन आंसर रटने में करते हैं, जब हम इतनी मेहनत न्यूमेरिकल्स को समझने में करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत हम अपने आंसर्स को प्रेजेंट करने में नहीं कर सकते क्या, जो कि हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। टीचर को तो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और अच्छा उसको लगेगा तो समझ लो वो तुम्हारे फेवर में ही मार्क्स देगी। लेकिन तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है ये शायद तुम लोग अभी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। एक बार एक टीचर की नजर से जब करेक्शन करोगे ना बोर्ड कॉपी का, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि हाँ यार, निधि मैम ने बिल्कुल सही सही पॉइंट्स बोले थे, और मुझे भी इन चीजों का ध्यान में रखना मेरे लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आज का जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये है आपका लेटर राइटिंग। सब बच्चे इसी तरीके से लिखते होंगे, है ना, जो भी आपका आंसर है ये, डियर मैडम सर दिस 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 आपने लिख दिया, और यहाँ पे आपका लेटर हो गया फिनिश। अब बस कुछ ही पॉइंट्स हैं जो बचे हैं, जैसे कि योर सिंसियरली निधि गुप्ता, और जो भी मेरा एक्स वाई जी डेजिग्नेशन है, जो भी है वो मुझे क्लास लिखनी है यहाँ पे। अब मैं क्या करूं, ठीक है ये पेज है तो सही, चलो यहीं पे लिख देती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी योर्स ऐसे करके, है ना, सिंसियरली, और यहाँ पे नहीं आएगा तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के लिख दूंगी निधि गुप्ता, है ना, और कुछ भी नहीं बचेगा तो इसी के नीचे यहाँ पे 10th A ऐसे करके लिख जाऊंगी मैं। क्या है ये, क्यों कर रहे हो ऐसे? एंटायर आंसर शीट इज योर्स, एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, जस्ट अ लाफ दैट आई एम हैविंग एक्चुअली, कि बेटा तुम्हारी ही आंसर शीट है, पेज को चेंज करो, दूसरे पेज पे प्यारा सा स्वीट सा नीट एंड क्लीन ये जो तुमने नीचे लिखा है उसको लिख के आओ, घिच पिच नहीं करनी है, ये आंसर शीट आप ही की है। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे बच्चों की आंसर शीट ऐसे भी चेक की है बच्चों, कि मान लो ये आपका लास्ट पेज है कॉपी का यहाँ तक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ योर्स सिंसियरली लिखने के लिए दे टेक अनदर कॉपी, बी कॉपी ऑफ 2 पेजेस एंड देन दे राइट इट। सो आई वुड से आप बोल दो टीचर को कि मुझे एक पेज दे दीजिए चाहे इसमें से, लेकिन मैं ये घिचपिच नहीं करूंगा, एंड दिस इज करेक्ट। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है, आपको बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखना है कि हम अपनी आंसर शीट को क्लियरली रिप्रेजेंट करें। बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है इससे, आप पेज पलटिए और दूसरे पेज पे साफ साफ इसको लिखिए। तो अभी आप लोगों का काम ये है कि जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे बेटा, रखेंगे कि नहीं रखेंगे, ताकि आपकी आंसर शीट बहुत अच्छे से क्लियरली प्रेजेंट हो सके और टीचर खुश होके इम्प्रेस होके आपको फुल मार्क्स दे।
तो याद करना चीज़ों को समझना एक अलग चीज़ है, उसके अलावा उनको प्रेज़ेंट करना इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जिसका हमें ध्यान रखना है। अब आप मुझे एक बात बताओ कमेंट सेक्शन में, इसमें से कौन-सा पॉइंट है जो आपको सच में बहुत अच्छा लगा और आप उसको फ़ॉलो पहले नहीं कर रहे थे? वो आप लोग मुझे कमेंट में बताना एंड आई विल एक्चुअली सी कि मेरे एक्सपीरियंस को आप लोग कितना यूज़ कर पा रहे हैं। जो-जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है आंसर शीट्स को करेक्ट करने में, करेक्शन करने में, क्या मैं आपको हेल्प कर पाई? एक-एक पॉइंट बताना मुझे जो आपको सच में रिलेवेंट लगा और आप उस पे काम करोगे। ठीक है? सो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुछ भी यूज़फुल लगेगा तो प्लीज़ उसको शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड आंसर राइटिंग का जो वीडियो है वो मैं अभी आपको वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड दैट एज़ वेल। ऑलराइट? सो टेक केयर एवरीवन एंड बाय।